Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, good morning and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज फ्राइडे है। Yes. आप ठीक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। छुट्टी भी होने वाली है। ये आपकी एनर्जी से हमें पता चल रहा है कि आज फ्राइडे है। जी। तो आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। आज के शो में नाज़रीन, आज हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात करेंगे। शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है गड़ी खुदा बख्श में। वहाँ के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। बराह रास्त हमारे नुमाइंदे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल ये जो अभी टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, तो टेस्ट का फर्स्ट डे भी था जी, उसका अहवाल भी कुछ देना है। इसके साथ साथ मुल्क भर का मौसम, उस पर भी हम बात करेंगे कि कहाँ सर्दी ज़्यादा हो रही है और कहाँ सूरत हाल कैसी चल रही है, बर्फबारी हो रही है या नहीं हो रही है। और आखिरी सेगमेंट हमारा कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया पे बढ़ते इस्तेमाल पर तबादला ख्याल होगा और जनाब आज अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब की सालगिरह को एक रिपोर्ट है, इनको भी हम ट्रिब्यूट है, तो फिर वो करेंगे। अच्छी बात आज ये है जी कि लाइफ इज लाइक अ रिवर, इट फ्लोज समटाइम्स स्लोली समटाइम्स स्विफ्टली बट ऑलवेज फॉरवर्ड। ऐसे ही इंसान को भी होना चाहिए, चाहे कभी दिन स्लो हो, आपका मूड नहीं हो, आपकी एनर्जी नहीं हो, लेकिन और कभी दिन ऐसे होते हैं जैसे आज फ्राइडे को ज़ुहैब की एनर्जी नजर आती है। सो डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू मूव in a good direction, in the forward direction. Go with ठीक है जी, go with the flow भी हो सकता है, ठीक है, if you insist. Okay. तो हम टॉप न्यूज से शुरू करते हैं। बिल्कुल, पहली हमारी टॉप स्टोरी ये है कि साल 9 मई के मजीद 60 मुलजिमान को फौजी अदालतों से सजाएं दी गई हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी इसमें शामिल हैं और बानी पीटीआई के भांजे हसन न्याजी को भी इसमें सजा दी गई है। अस्करी तनसीबात पर हमला करने वाले 2 मुजरिमान को 10-10 साल कैद और 14 को 9-9 और 1 को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। 4 मुजरिम 7-7 साल, 8 को 6-6 और 1 को 5 साल चक्की पीसना पड़ेगी। 9 मुजरिमान को 4-4, 2 को 3-3 और 19 को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, वो काटना होगी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल की। मुजरिमान को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजा दी गई है, ये बताया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सुनाई हैं। तो ये पहली हमारी टॉप स्टोरी। इससे पहले भी 24-25 मुलजिमान थे और कल ये फिर मजीद मुलजिमान हैं जिनको सजा सुनाई गई है। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी ये कि आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म दुख्तर मशरिक़ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है और 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने का एज़ाज़ बेनज़ीर भुट्टो के नाम रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि कायदे अवाम का लक़ब जिनको मिला और रोटी कपड़ा मकान का नारा जिन्होंने लगाया और जिन्होंने आम आदमी, किसान, गरीब, हारी की बात की, उनकी साहबजादी जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी को लेकर आगे चली और आमरीत से भी नबरदाज़मा हुई। आमरीत के दौर में भी जिद्दोजहद, जमहूरियत की जिद्दोजहद अपनी जारी रखी, जिला वतनी काटी उन्होंने। और बेनज़ीर भुट्टो 2007 में जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान पहुंची तो पहले 18 अक्टूबर को कराची में, आप सबको याद होगा, इस्तकबाली जुलूस, उस पर हमला किया गया और उसमें कई जालों की जानें भी गईं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो सेफ रहीं। लेकिन उसके कारसाज के मकाम पर यह हुआ और उसके बाद फिर 27 दिसंबर यानी आज ही के दिन बड़ा यानी ये जो हमारी मेमोरी है इसमें बेनज़ीर भुट्टो का जाना आज के दिन बड़ी तल्ख ये यादें हैं, क्योंकि जमहूरियत के लिए और पूरी दुनिया में जो उन्होंने अपना नाम एक जबरदस्त खातून लीडर, वुमन ऑफ सब्सटेंस की आला मिसाल उसके तौर पर, तो 27 दिसंबर 2007 को ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको याद है ना कि आप किधर थे जब ये वाकया हुआ? मैं असल में ट्रांसमिशन में था मेरे ख्याल से, या फिर मैं ये घर पे देख रहा था, मुझे अभी सही तरह याद नहीं है। हाँ, मैं शायद मैं वैसे ट्रांसमिशन में नहीं था, लेकिन एकदम जब ये हुआ एक जंगल की आग की तरह खबर फैल गई। हाँ, बहुत सानेहा था ये, बहुत सभी रंज में और गम में मुब्तला हुए बेनज़ीर भुट्टो का जाना, क्योंकि उनके वालिद साहब जिस तरीके से गए वो भी एक बड़ा नुकसान जमहूरियत के लिए। फिर उसका तो जनाब लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमला हुआ और अवाम की महबूब कायद दुनिया से रुखसत हो गई। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है और उन्हें मजीद भी इस शो में याद करेंगे हम, घड़ी खुदा बख्श से भी हम लाइव हिट लेंगे। तीसरी हमारी टॉप स्टोरी ये है
کہ پارا چنار واقعے کے خلاف کراچی کے 6 مقامات پر احتجاج کیا جا رہا ہے. ملیر 15 نیپا چورنگی نمائش 5 اسٹار چورنگی پر دھرنا دیا گیا ہے. ابوالحسن اصفہانی روڈ پر بھی احتجاج کیا گیا ہے. ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. ابھی بھی شارع فیصل پر آتے ہوئے ڈرگ روڈز کے مقام پر ملیر کی طرف جانے والا راستہ بند کیا گیا ہے اور دیگر جگہوں پر بھی یہی صورتحال ہے. تو ٹریفک کی صورتحال بڑی خراب ہو گئی. ڈالمیاں ملینیم مال اور جوہر موڑ پر ٹریفک بحال کر دی گئی بتایا جا رہا ہے. ملیر ہاٹ برج پر ٹریفک سست روی کا شکار ہے. پارا چنار کی صورتحال پر گرینڈ امن جرگہ ہوا ہے. فریقین کے درمیان مذاکراتی عمل مکمل ہو گیا ہے. سب کو حتمی فیصلوں کا انتظار ہے. تو پارا چنار کی صورتحال کافی عرصے سے ہم یہ رپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر جانے بھی گئی ہیں. اس کے بعد پھر اتنی ادویات کی اور اشیاء خورونوش کی کمی ہو گئی کہ وہاں ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی. وی کنڈیم دی کلنگ آف شیعیٹس. بالکل جی, پورا پاکستان اس پہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز. اب جی آپ کے پاس بھی ٹاپ تو سٹوری تھوڑی کرکٹ کی طرف چلتے ہیں. سینچورین ٹیسٹ کا دوسرا روز ساؤتھ افریقہ 3 وکٹس اور 82 رن سے اننگز کا آغاز کرے گا. پہلے روز 13 وکٹس گر گئیں ساؤتھ افریقہ کے خلاف. پہلی اننگز میں قومی ٹیم 211 رنز پر ڈھیر ہو گئی. کامران غلام کے سوا کوئی بلے باز کریز پر نہ ٹھہر سکا اور شان مسعود 17, سائم ایوب 13, بابر اعظم کی 4 پر بس ہو گئی. سعود شکیل نے 14 اور محمد رضوان نے 27 پر ہمت ہار دی. تو جی بس یہ ورڈز میں استعمال کر رہی ہوں, ہمت ہار دی, ڈھیر ہو گئے, بس ہو گئی. ٹھیک ہے, کبھی کبھار ہم اچھا کھیلتے, کبھی کبھار دیکھیں وکٹ بھی ایسی تھی, سوئنگ اس پہ بہت زیادہ ہو رہا تھا, باؤنس بھی مل رہا تھا, تو ذرا مشکل تھا بیٹسمین کے لیے. خیر لیکن ابھی تو پہلا دن تھا. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز ہو گئی. اب پہلے ہم اپنے شو کا آغاز بقر بے نظیر بھٹو, شہید محترم بے نظیر بھٹو کو یاد کرتے ہوئے کریں گے. گڑھی خدا بخش پر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور وہاں پر صدر مملکت آصف علی زرداری بھی پہنچے ہیں. بلاول بھٹو زرداری بھی گڑھی خدا بخش میں ہیں. بختیار بھٹو زرداری بھی ہیں اور آصفہ بھٹو بھی وہاں پر موجود ہے. تو جلسہ ہوگا برسی کے موقع پر اور پھر خطابات بھی ہوں گے. ایک ہم نے پیکج بنایا ہے, ہم پہلے پیکج دیکھ لیتے ہیں, پھر اس پہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے. بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی. 17 سال پہلے آج ہی کے دن راولپنڈی کے اس لیاقت باغ میں عوام کا سمندر تھا اور سامنے اسٹیج پر تھی جمہوریت کا علم تامے اور آمریت کو للکارنے والی ان کی دلیر لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو. یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے دختری مشرق نے اپنی زندگی کا آخری خطاب کیا تھا. میں راولپنڈی کو اپنا دوسرا گھر سمجھتی ہوں. جلسے کے روز لیاقت باغ میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی. ہاتھوں میں پارٹی پرچم تامے پیپلز پارٹی کے ورکروں کا جذبہ اور ولولہ دیدنی تھا, کیونکہ بی بی رانی 4 سالہ جلا وطنی کے بعد ان کے درمیان تھی. کارکن اپنی محبوب قائد پر محبت کے پھول نچاور کر رہے تھے اور بی بی ہاتھ ہلا کر ان کو جواب دے رہی تھی. اس روز محترمہ کے چہرے پر سکون و اطمینان تھا. آنکھوں میں قوم کی خوشحالی کا خواب تھا, لبوں پر امید کے بول تھے. مشرقی لباس زیب تن کیے اور گلے میں مالا پہنے بے نظیر آج حقیقت میں بے نظیر لگ رہی تھی. سورج ڈھلنے سے این پہلے جلسہ ختم ہوا, لیکن بی بی کے جانثار دیوانہ وار لیاقت باغ کے خارجی راستوں پر اپنی پلکیں بچھائے ہوئے تھے. خود محترمہ بھی ہاتھ ہلا کر نچاہتے ہوئے انہیں الوداع کہہ رہی تھی. پیپلز پارٹی کے جیالوں کو الوداع کہہ کر بی بی گاڑی میں تو آ گئی, لیکن یہاں بھی انہیں لوگوں کی والہانہ محبت بلٹ پروف گاڑی کی سن روف سے باہر کھینچ لے آئی. اور پھر چند منٹوں بعد وہ ہوا جس کا کسی کو تصور بھی نہ تھا.
शरीफी लिखाई सी सारे जग विच पई दुहाई सी भुट्टो दी बेटी आई सी। ये वो खूनी जगह है जहां हाई सिक्योरिटी के बावजूद गोलियां चली, हदफ बीबी थी। फायरिंग के बाद जोरदार धमाका हुआ, हर तरफ भगदड़ मच गई और बीबी शदीद जख्मी हो गई। ये वो अस्पताल है जहां साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली और आंखों में रोशन पाकिस्तान के ख्वाब लिए इस दारिफानी से कूच कर गई। ये अस्पताल अब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब है। जी अनफॉर्चुनेट है जिस टर्मोइल से मुल्क गुजर रहा है इस वक्त, बेनज़ीर भुट्टो अगर होती हम तो याद क्या- कर क्या- रहे क्या ही हैं बताऊं। उनको, खैर, बिल्कुल। घड़ी खुदा का- बख्श जी जी चलते हमारे नुमाइंदे वकास वाकिर वहाँ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं और सूरत हाल वहाँ की पूछते हैं। जी अस्सलाम वकास, वालेकुम। बताइए क्या आप आंखों देखा हाल हमसे शेयर कीजिए, इंतजामात कैसे चल रहे हैं और कब तक खिताबात होंगे? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो कब खिताब करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत, मसावत, इंसानी हुकूक, हुकूक इंसान की सबसे तवाना आवाज़ और अलमबरदार शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 17वीं बरसी का इज्तिमा है। मुल्क भर बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लाखों जियाले गड़ी खुदाबख्श पहुँच रहे हैं। इस वक्त उमरकोट, बदीन, थरपारकर, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी और दीगर अजला से पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनान बशमूल खवातीन यहाँ गड़ी खुदाबख्श पहुँच चुके हैं और भुट्टोस के मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं और भुट्टोस से अपनी वालिहाना अकीदत का इजहार कर रहे हैं। गड़ी खुदाबख्श में आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे आम का इनेकाद किया जाएगा, जिससे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खिताब भी मुतवक्का है, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज के जलसे से कलीदी खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मरकजी रहनुमा बशमूल वज़राए आला, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर बलोचिस्तान पंजाब और दीगर सिंध बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा गड़ी खुदाबख्श, नोडर और लाड़काना पहुँच चुके हैं। रात गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ मुख्तलिफ शहरों से आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की। गड़ी खुदाबख्श की इस वक्त सूरत हाल यह है कि वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए कारकुनान यहाँ पार्टी तरानों पर अपनी वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। भुट्टोस के मज़ार पर फातिहा खानी की जा रही है। जलसे का बाकायदा आगाज जुमे की नमाज के बाद होगा। वकास, ये भी बताइए कि एक अवामी लीडर के बारे में अवाम क्या कहते हैं जो जियाले यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे याद करते हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो को? देखिए, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बिलखुसूस जिक्र आता है तो यहाँ पर जो हमारे लोगों से बात हुई, मुल्क के कोने कोने से लोग आए हुए। मैं आपको बताऊं कि जिला राजनपुर, जिला लोधरा और सांगड़ अजला से साइकिल पर उनकी मोहब्बत में यहाँ पर जियाले पहुंचे हैं। जिला लोधरा और राजनपुर से जो आए साइकिल सवार 5 जियालों का काफिला था, वो करीबन 500 किलोमीटर का सफर तय करके आया। जब हम उनसे दरियाफ्त किया कि यहाँ पर ट्रेन के जरिए से भी पीपल्स पार्टी के कारकुनान पहुंच रहे हैं, गाड़ियों के जरिए से भी आ रहे हैं, साइकिल का सफर क्यों किया, तो उनका यही कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने अवाम के लिए जान दी, अपने अवाम के लिए कुर्बानियां दी। हम भी अपनी इस जज्बे, इस साइकिल सफर के जरिए से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और शहीद कायदीन के साथ अपनी वालिहाना अकीदत और मोहब्बत को याद करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चूंकि पाकिस्तान में मसावत की, इंसानी हुकूक की, इंसानी हुकूक की, मसावत की, हुकूक की अलम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और वो कहते हैं ना चारों सूबों की जंजीर उनको कहा जाता था, यानी वफाक की जो अलामत खास तौर पर जो बात होती है तो पूरे मुल्क को जोड़ने वाली। एंड आई वंडर अगर आज वो होती तो हमारी क्या पॉलिटिकल सिचुएशन होती। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट की सेंचुरियन टेस्ट की हम बात करते हैं, जिसका पहला दिन और आज दूसरा रोज शुरू होना है। पाकिस्तानी बैटिंग थोड़ा स्ट्रगल किया पाकिस्तानी बैटिंग ने। अच्छा, सूरत हाल ये है कि 3 विकेट साउथ अफ्रीका की भी गिर गई हैं 82 रन पर, और साउथ अफ्रीका यहीं से अपनी इनिंग्स का आगाज करेगा। पाकिस्तान ने 211 रन पर पाकिस्तान की टीम ढेर हो गई, और कामरान गुलाम थोड़ा खेल के यानी 20 रन बनाए, 15 रन बनाए और उसके बाद आउट हो गए क्रीज पर जमने के बाद। तो अच्छी परफॉर्मेंस कुछ नहीं रही है पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बैट्समैन की, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। जी शुएब, वेलकम करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम शुएब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि ऑब्वियसली एक आफ्टर वन डे मैच टेस्ट फॉर्मेट में ज़रा कदम जमाना मुश्किल होता है। परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी एक्सपेक्टेड थी। क्या कहेंगे, क्या यही वजूहत है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि टेस्ट क्रिकेट में इम्तिहान होता है। पाकिस्तान ने वाइट बॉल में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली जनूबी अफ्रीका में, लेकिन रेड बॉल में पाकिस्तान जो है वो मुश्किल में दिखाई दिया। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जनूबी अफ्रीका की कंडीशंस इतनी ज्यादा आसान नहीं होती, और यही वजह है कि जनूबी अफ्रीका ने भी 80 पे जो है वो 3 अपनी विकेटें गंवा दी हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इनको काबू करने की पोजीशन में है। 129 रन अब उनको फेल है, लेकिन पाकिस्तान के बड़े फेलियर में एक बड़ी वजह, जोएब इस पे हंसेंगे लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि बाबर आजम है। आप देखें कि 11 बॉलें सिर्फ 4 रन, 11 बॉलों में 10 डॉट बॉलें हैं, 1 चौका लगाया है। जब आपका मेन पिलर हो, जो छत जो है किस पिलर पे खड़ी हो, वो पिलर ही डगमगाता रहे, तो फिर वो छत कैसे आपके सर पे कायम रहेगी? ये तो कामरान गुलाम ने बड़ा किया कि उन्होंने 50 रन बना लिए तो पाकिस्तान की इज्जत बच गई, वरना पाकिस्तान तो शायद 150 के करीब ही आउट हो जाता। तो बाबर आजम जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे तो पाकिस्तान इसी तरीके से मुश्किल में दिखाई देगा। जी अच्छा शुएब, ये बताया कि विकेट की जैसे आपने बात की, तो ग्रीन भी नजर आ रहा है उसके ऊपर, विकेट के ऊपर, और बॉल स्विंग भी हो रही है, बाउंस भी हो रहा है। तो यहाँ पर अच्छा तकरीबन सिमिलर विकेट्स हमने देखा वनडे में भी थी, लेकिन वहां कॉन्फिडेंट बैटिंग रही पाकिस्तान की। कॉट बिहाइंड हुए बाबर आजम, जिस तरह आपने उनकी बात की, कॉट बिहाइंड हुए, समझ नहीं आया बॉल को, वो लेफ्ट लीव करना चाह रहे थे, उसके बाद उन्होंने टच कर दिया बल्ला अपना। फिर साइम अयूब भी थोड़ा सा शफल करके बाहर से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पर खेलने की कोशिश की, वो भी कॉट बिहाइंड हो गए। तो टेक्निक का भी कुछ मसला लग रहा है, और विकेट भी जरा इसमें किरदार अदा कर रही है। देखिए जोएब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विकेट जो व्हाइट बॉल की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में व्हाइट बॉल जो है वो इंटरटेनिंग क्रिकेट होती है। मैंने आपके शो में पहले भी बात की थी कि हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं, क्योंकि ये डिमांड होती है कि पिचेस ऐसी बनाई जाए कि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो हाई स्कोरिंग गेम्स मिले, ताकि स्पेक्टेटर्स ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, और फिर स्पॉन्सर्स भी जो है बड़ी तादाद में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन रेड बॉल जो है उसमें अभी भी ट्रेडिशनल क्रिकेट खेली जाती है। तो जनूबी अफ्रीका की जो ट्रैक्स हैं वो सीमिंग ट्रैक्स हैं, तो वहां पे जब आप रेड बॉल की क्रिकेट देखते हैं तो अमूमी तौर पे वहां पे ऐसे ही ट्रैक्स मिलते हैं जहां पे पेसर्स को, सीमर्स को मदद मिलती है। यही वजह है कि पाकिस्तानी पेसर्स को भी मदद मिली, और यही वजह है कि उनके पेसर्स ने भी बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन आपके जो टेम्परामेंट होता है, आपकी स्किल्स का टेस्ट तो टेस्ट में ही होता है ना। आप पाकिस्तान के सारे, मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं करूंगा, लेकिन बाबर का नाम इसलिए किया था कि पाकिस्तान का वो एक मेन पिलर है, और ये कोई आजकल की बात नहीं है। 19वीं इनिंग हो गई है उनको जो है फेल होते हुए। कल कामरान गुलाम थे, जब मैच खत्म हुआ तो डे के एंड पे न्यूज कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो आए तो उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी मुश्किल विकेट थी, लेकिन मेरा कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास सीजन का जो मेरा तजर्बा था वो मुझे काम आ गया, जिस वजह से मैंने स्कोर कर लिया। अब आप जाके देखेंगे कि जिन्होंने स्कोर नहीं किए या जो पाकिस्तान के मेन पिलर हैं, 2019 27 दिसंबर, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरे 5 साल हो गए हैं बाबर आजम को कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी यानी कि डोमेस्टिक का कोई मैच खेले हुए। जब उनको मुल्तान इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो ड्रॉप किया गया था, तो इसीलिए ड्रॉप किया गया था कि वो अपनी फॉर्म गेन करें। तो वो क्या अपने घर के ड्राइंग रूम में फॉर्म उन्होंने गेन कर ली? ये तो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है ना हमारे स्टार्स का, कि वो हमारे स्टार्स जाना ही नहीं चाहते पे डोमेस्टिक में। एक बार वो स्टार बन जाते हैं, वो कहते क्यों जाए। अच्छा, पेटरसन और जो कॉबिन है, उन्होंने 5 और 4 विकेट्स लिए हैं, और बेहतरीन विकेट टू विकेट बॉलिंग की है। यानी लाइन और लेंथ जिस तरह उन्होंने फेंकी है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, और उसी की वजह से उन्हें ये विकेट्स भी मिली हैं। उन दोनों की बॉलिंग पर क्या कहेंगे शुएब? बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कह रहा हूं कि जितनी मजम्मत की जाए अपने बैटिंग यूनिट की वो भी कम है। देखिए शान मसूद अब कितना उनको एक्सपीरियंस चाहिए, फिर कप्तान है, अगर आप फ्रंट से लीड नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे करेंगे? आप इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज जीते वो आप अपने बैटिंग यूनिट की वजह से नहीं जीते, वो आप अपने स्पिन जो ड्यू था उसकी वजह से जीते हैं कि साजिद और नुमान अली वहां पे मौजूद थे। यहाँ पे
जब सबको पता है कि जनूबी अफ्रीका में ये चैनल बॉलिंग होती है, विकेट टू विकेट बॉल करनी होती है, एक लेंथ पकड़ी जाती है, उस लेंथ पे बॉल कराती है, तो फिर आप इतने दिन क्या कर रहे थे? आपको नहीं पता था कि इस लेंथ पे बॉल आनी है, इस चैनल पे उन्होंने बॉल करनी है, तो आप तैयारियां कर लेते। प्रॉब्लम ही यही है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ उन्होंने देखा कि हमने T20 सीरीज और वनडे सीरीज अच्छी खेल ली है, अब हमें कोई नहीं पूछेगा, और यही देखना यही होगा कि कोई इनको पूछेगा नहीं। जब इनको कोई पूछेगा नहीं तो फिर आप सोचेंगे नहीं। और फिर बड़ी बात क्या है, इनके बाद एक जो इधर उधर डिस्कस कर रहे हैं कि यार हम तो रेस से बाहर हो चुके हैं। आप टेस्ट क्रिकेट रेस से बाहर होने या रेस में इन होने के लिए नहीं खेलते, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी क्लास दिखाने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए खेलते हैं। बिल्कुल। शोएब, बड़ा अजीब सा भी वाकया हुआ, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया और जो उनकी चल रही है टेस्ट मैच, बिल्कुल उनके टेस्ट मैच में विराट कोहली ने बहुत एक सीनियर क्रिकेटर हैं और बड़े पॉलिश क्रिकेटर हैं, और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वो एक बिल्कुल यंगलिंग, एक नए खिलाड़ी को नच करते हुए गए हैं, वो बनता नहीं था। क्या कहेंगे उस बात पे? देखिए, विराट कोहली जिस स्ट्रेचर का प्लेयर है, लेकिन उसने जो हरकत की है, तो मैं जो अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, मैं माजरत के साथ, वो मुझे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, बट क्योंकि उसने हरकत ही इतनी नीचे की है तो मुझे वो लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उन्होंने तुच्छी हरकत की है। एक शख्स जिसको किंग कंसीडर किया जाता है, आज देखें आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया जाके पढ़े कि वो क्या लिख रहा है, कोई इसको क्लाउन लिख रहा है, गोट है वो, बिल्कुल कुछ लिख रहा है, बिल्कुल वो तुच्छी हरकत है। एक 19 साल का बच्चा आपसे कैच ड्रॉप होता है, ठीक है, वो आपकी फैंटी लगा रहा है, बुमराह को जितना उसने छक्का मारा है कोई सोच नहीं सकता, वो जिस तरीके से वो चौके छक्के लगा रहा है, तो आपके हाथ मुंह भूल गए, हाथ मुंह भूलने के बाद फिर आप सीधे सीधे जाते जाते एकदम जाके उसमें लग गए। इतना कितना लोगों को शोएब, इज दिस अ साइन, ये साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन माना जा सकता है? बिल्कुल 100% की फ्रस्ट्रेशन ही तो है। जब आपका बल्ला रन नहीं उगल रहा, पिछले अब तो 2 साल होने को है टेस्ट क्रिकेट में, जब उनका बल्ला रन नहीं उगल रहा, तो फिर वो ये तुच्छी हरकतों पे आ रहे हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म से बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुतालबा करूंगा कि विराट कोहली को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये इससे जान नहीं छूट जानी चाहिए कि 20% उनको फाइन हो गया या थोड़ी बहुत सजा हो गई। भाई इस पे आप आके माफी मांगे। ये तो ऐसी है कि आपने अपना पूरा जो करियर है बड़ा अच्छा गुजारा, एंड में आके आपने ऐसी हरकत कर दी है कि हमेशा लोग आपको मुजम्मत करते हुए दिखाई देंगे। तो आप माफी मांगे तो ही शायद आपको। और देखिए गुस्से में, वैसे शोएब गुस्से में आने की वजह तो थी, ये ठीक है, ये एक लेजेंड है, विराट कोहली कहना चाहिए था, लेकिन कॉन्स्टांस ने जिस तरह मतलब बुमराह को वो मार रहा है पीछे, वो जो पीछे छक्का मारा है उसने, दो छक्के मारे, ऐसा लग रहा है बच्चों का खेल है। अगर हमारा मैच हो रहा होता तो हम भी कुछ ना कुछ कर रहे होते यार, लेकिन फिर भी हम इतना कुछ नहीं करते कि यार आप जाके जो है ना वो बंदे से ही टकरा जाए यार। सीधा जाते जाते आप टकरा रहे हैं और उसके बाद आप क्या एक्सक्यूजेस पेश। वैसे क्या ये कॉन्स्टांस एक खतरनाक बैट्समैन है, ये टैलेंट कैसा दिख रहा है, और अगर ये आईसीसी इवेंट में आ जाता है पाकिस्तान तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे साइम से सब डर रहे हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा थ्रेट है। देखिए, मैंने बताया ना कि व्हाइट बॉल की क्रिकेट जरा अलग है, T20 ये जो रेड बॉल की क्रिकेट है जरा अलग है। अभी वो 19 साल का बच्चा आया है, अभी इसको प्रूफ करना है, अभी बहुत लंबा उसका सफर है, लेकिन इस एक विराट कोहली की टक्कर ने उसको टक्कर का खिलाड़ी बना दिया। वो पाकिस्तान में एक टर्म्स इस्तेमाल होती थी ना सियासत में कि टक्कर के लोग, तो वो टक्कर का खिलाड़ी बन गया है। कहाँ विराट कोहली, कहाँ वो बच्चा। अच्छा, बस दोबारा से पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, ये जो अब्बास ने और खुर्रम ने जैसी बॉल, बल्कि अब्बास तो कर ही रहे हैं जाहिर है, इसमें खुर्रम जिस तरह बॉल कर रहा है, बड़ा कीनली मैंने उसको देखा। यानी एक तो सीम अप है उसकी, और वो जो पिच कर रहा है बॉल, वो भी सीम पिच कर रहा है, और फिर बॉल को करने दे रहा है जो कुछ भी मूवमेंट है। कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस करके वो आया है लड़का, नजर आ रहा है उसके अंदर स्पार्क। देखिए, खुर्रम शहजाद का आप डेब्यू भी देख लें, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी जिसने बॉलिंग की थी, खुर्रम शहजाद हमेशा से इंप्रेसिव रहा है। और उसके पीछे फिर अगेन उसकी जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन है उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उसको ये समझ है कि हमें बॉल चैनल बॉल खिलाती है कि हमें किस तरीके से एक पैच पकड़ लेते हैं कि हमें इस पैच में बॉल करते रहना है, हमें इस लेंथ पे बॉल आके करते रहना है। उस लेंथ पे आप हल्का सा बॉल अंदर लाते हैं, हल्का सा बॉल बाहर लाते हैं और डिसीव करते हैं तो फिर आपको जो है वो विकेट्स मिलती हैं। जिस तरीके से उन्होंने उसके ओपनर को आउट किया, लेफ्टी को, आप देखें ना कि वो कितना ब्रिलियंट बॉल था। बात यही है कि जब आप डोमेस्टिक में जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, वहां पे रगड़ा खाएंगे, तो आपको स्मार्टनेस आएगी। क्रिकेट जो है वो इस तरीके से नहीं आ सकती कि 5 साल से आपने डोमेस्टिक खेला नहीं और आप कह रहे हैं कि मैं फेल हो रहा हूं। बिल्कुल, वो प्रैक्टिस में रहेंगे, एक्सपीरियंस रहेगा। शोएब जट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और यही बात है, वो सही कह रहे हैं कि वो टक्कर जो है वो अलग किस्म की टक्कर होगी। और भारतीय
اکثر غصے میں آ جاتے ہیں اور سلیجنگ وغیرہ آسٹریلیا اور بھارتی پلیئرز جس طرح کرتے ہیں بالکل تو یہ وہ نظر آ نظر رہا آ ہے. بالکل جی, ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا, واپس آتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جرنی کے لیے. جی ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جو پاکستان سے دور ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. جی, تو اوورسیز پاکستانیوں کی جرنی. جی تو ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا خود, فاؤنڈر آف دا بگیسٹ پاکستانی بائکر کمیونٹی ان یو اے ای. تو یو اے ای سے ہمیں مرزا صاحب نے جوائن کیا ہے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. واو, آپ نے ماشاءاللہ تو جیکٹ بڑا مزے کا جیکٹ پہنا اور ہوا ہے آپ نے بھائی, جو آپ تو کیپ پہنا ہے. نیکسٹ لیول لگ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے بائکرز کمیونٹی کیا ہے اور آپ اس میں کیا کرتے ہیں, فاؤنڈر ہیں آپ, اور کس طرح یہ آیا آپ کے ذہن میں, دماغ میں یہ کانسیپٹ؟ سو فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آپ کی ٹیم کا. 2009 میں یہاں پہ یو اے میں آیا تھا, تو تب سے مجھے جو ایک پیشن تھا میرا بائک چلانے کا, ہیوی بائکس کا شوق تھا ایک, تو اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں نے جو ہے وہ بائکس لینی شروع کر دیں اور چلانی شروع کر دیں. اور دین آئی بین ان ڈفرنٹ گروپس. تو میں نے ایک چیز کی جو تھی وہ کمی دیکھی کہ میں نے بہت ساری کمیونٹیز یہاں پہ دیکھی, عرب کمیونٹیز دیکھی, اور مجھے ایک چیز کی کمی بڑی فیل ہوتی تھی پاکستان سے دور رہتے ہوئے کہ پاکستان کی بھی کوئی کمیونٹی ہونی چاہیے جسے ہم اپنا ایک سافٹ بیچ دے سکیں نا. سو آئی پلان کہ 2019 کے ہم لوگوں کی بھی ایک کمیونٹی ہونی چاہیے. تو میں نے اپنے سے اسٹارٹ کیا اور دوستوں کو انوائٹ کیا, ان کو بتایا کہ لائک ہمارا پرپز کیا ہے, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, واٹ از آور ویژن. تو ہم لوگوں نے اسی طرح پھر دوستوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرتے گئے, اینڈ وی بیکم اے بگیسٹ پاکستانی کمیونٹی, ناٹ ایون ان یو اے بٹ ان جی سی سی, جو ہیوی بائکرس کی ہابیسٹ ہیں. سو وی آر ہابیسٹ بگیسٹ کمیونٹی. جی, اور آپ نے جو پاکستان کے سافٹ امیج کی بات کی ہے, یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ پاکستان کے بارے میں صحیح پکچر پورٹری کی جائے, اور پھر آپ نے بائکس کا انتخاب اس میں کیوں کیا؟ دیکھیں, بائکس ایک آپ کے ہمارا پیشن تھا, شوق تھا, بچپن سے ہی ہمیں شوق تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں کریں جو تاکہ ہم ساری دنیا کو جو ہے دکھا سکیں کہ وی آر ان ایوری ویئر, لائک آئی مین ہم ہر پارٹ کے اوپر ہم جو ہے کسی سے کم جو ہے نہیں وہ ہیں. رول, ہم کسی سے کم نہیں ہیں, یو نو. سو یہ ایک چیز جو تھی, آئی فیلٹ دیٹ کہ یہ ایک مسنگ ہے. یہاں پہ آپ کو پاکستانی اس طریقے سے نظر نہیں آتے, لائک پاکستانیوں کو آئی ایم سوری ٹو سے, بٹ ہم لوگ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں نیگیٹیوٹی میں دکھاتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی ایسے کر رہے ہیں, ویسے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. بٹ جب وہ لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ لائک آئی مین اوکے یہ بھی حصہ ہے, تو دے آسک کہ بھائی آپ لوگ کون سے پاکستان سے آئے ہو, you know, so which makes us more proud کہ نہیں, at least we are making something different, you know. تو ہمارا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ تاکہ ہم جو ہے لوگوں کو اپنا بتا سکیں کہ ہم لوگ جو ہے بھائی پیسفل لوگ ہیں, امن پھیلانے والے لوگ ہیں, پیس لونگ لوگ ہیں, اور یو نو لائک بائکر himself they are an ambassador of peace. سو ہمیں وہ کسی کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. when we are going in a bikes, you know, in a group, تو ہم لوگ ایک جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں, اسپیشلی یو نو, اسپیشلی یو اے کے لوگ. آپ کے گروپ میں کتنے لوگ ہیں مرزا آپ کے اس وقت, پاکستانی ہی ہیں یا اور بھی کنٹریز کے لوگ ہیں, اور خواتین بھی ہیں اس میں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ تقریباً 100 کے پاس ہیں, اور اس میں جو ہے وہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں, یو نو, بیکاز وی آر ایکسپرٹس. ہم لوگ یہاں پہ کسی کو جانا پڑتا ہے, آگے پیچھے نکلنا پڑتا ہے, تو وہ کم زیادہ ہوتے رہتا ہے, بٹ وی آر اراؤنڈ 100. تو اس میں جو ایکٹیو رائڈرز ہیں ہماری ہر رائڈ کے اوپر 40, 50, 60 جو ہے وہ نکلتے رہتے ہیں. لائک وی ڈیڈ دا بگیسٹ رائڈ جب انڈیپینڈنس ڈے تھا یہاں پہ 14 اگست ہم لوگوں نے سیلیبریٹ کیا تھا یو اے کے اندر, تو اس ٹائم پہ وی ور آلموسٹ 83 رائڈرز آن روڈ, یو نو, ود آور بائکس. اور جو جہاں تک خواتین کی بات ہے, ہماری خواتین بھی ہمارے ساتھ میں جو ہے وہ ہمارے گروپ کے اندر شامل رہتی ہیں ہمارے ساتھ, تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جوائن کرتی رہتی ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ لیڈیز ونگ ایز ویل, تو سون انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ اس پلان کو, بیکاز مرزا پاکستان میں کافی بائکر ویمن آ گئی ہیں اور بائکس چلاتی ہیں, اپنے کام کرتی ہیں, تو ہم تو بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. مرزا یہ بتائیں کہ آپ کا یہ نام جو ہے یہ بڑا آرٹسٹک سا نام ہے, مرزا خود لگ رہا ہے کسی شاعر کا تخلص ہے یہ. تو یہ دیکھیں جی, I belong from مغل فیملی, سو مرزا تو وہاں سے میں نے لیا, and I was inspired by
हजरत अल्लामा इकबाल, यू नो, सो उनकी खुदी से मैंने जो है वो खुद को क्या लिख लिया। बात है। तो मकसद ये था कि लाइक आमीन आप कोई ऐसा नाम रखें जिससे आप एक बार किसी को सुने तो आप उसको भूल ना पाए। सो आई डोंट वांट माई सेल्फ टू गेट फॉरगॉटन, यू नो, सो मैंने इसलिए वो जो है नाम चूज किया थोड़ा सा यूनिक तरह। सही है। तो फिर अल्लामा इकबाल का कोई शेर हो जाए फिर, अगर आपने खुद ही की बात की है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी, क्या बात है जी, बिल्कुल। मिर्ज़ा खुद हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और हम ये होप करते हैं कि आपकी तरह और भी पाकिस्तानियों का नाम रोशन करते रहें। जी डेफिनेटली, थैंक यू। तो ये थे जनाब मिर्जा खुद हमारे साथ। इतने क्यूट है, कह रहे मैंने खुद रखा है। खुद रखा नाम। अच्छा जी, कुछ राइटर्स की हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त राइटर आज शो में हम बात करेंगे उनकी, बायनाज और ग्रां कदर मुसन्निफा जिनके 2 रोज़ कबल इंतकाल जिनका हुआ है। हम बात कर रहे हैं बेबसी सिद्वा की, जो पाकिस्तान की मारूफ अंग्रेज़ी नावल निगार के तौर पर जानी जाती हैं। पाकिस्तान में चूँकि अंग्रेज़ी अदब तख्लीक करने वाले नावल निगारों और अफसाना निगारों की तादाद ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में अंग्रेज़ी लिखारियों में सबसे नुमाया और इब्तदाई नाम बेबसी सिद्वा का समझा जाता है। बिल्कुल, और लिटरेरी आइकॉन है ये पाकिस्तान की और ग्लोबली भी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इनकी नॉवेल्स मतलब पढ़ी जाती हैं और उस पर काम किया जाता है, पढ़ाई जाती हैं। अनबिलीवेबल ख़वातीन में इनका शुमार होता है। पारसी कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है और इनके जाने पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल। अच्छा, वो अपने ख़ानदान के हमरा कुछ उनके बारे में बताएं कि भाई उन्होंने हमेशा अंग्रेज़ी ज़बान में लिखने को तरजीह दी और अपने ख़ानदान के हमरा अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में वो रिहाइश पजीर थी। वहाँ लिखने पढ़ने के साथ साथ तदरीस के पेशे, दर्स व तदरीस के पेशे से भी वो वाबस्ता रहीं। मुतादिद अमरीकी जामियात में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बहुत बड़ा नाम उनका है। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया उन्होंने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और इसके साथ साथ दीगर यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ वो तालीम देती रही हैं। कई जामियात में उनका नावल आइसमैन कैंडी बतौर निसाब भी शामिल किया गया, तो ये भी एक उनकी अचीवमेंट बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल जी, तो हम आज 365 पे उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं जी। और हमारा ये तरजीहात में शामिल है कि जितने भी राइटर्स हैं, अदीब हैं, शोरा हैं या अपनी फील्ड में जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाई है, उन सबको अपने शो का हिस्सा बनाएं। और जब आप तो खास तौर पे बड़ी पर्टिकुलर हैं इस बारे में जी, और ख़वातीन को भी और बच्चों को किताब से उनका रिश्ता जोड़ने की तरफ हमेशा आप कोशिश करती रहती हैं, तो ये हमारी भी हमेशा अपने शो पर कोशिश रहती है जी। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक है, लेकिन बाद कुछ मज़ेदार बातें होंगी शो में, तो कहीं मत जाइएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करते हैं एक बड़े अहम इशू की। पारा चनार में जो सारी सूरत हाल है, ज़िला कुरम की सूरत हाल की हम बात करेंगे। अमन ओमान की ख़राब सूरत हाल के बायस पारा चनार के अहम शारा पर गुज़श्ता 70 दिनों से हर किस्म की आमदोरफ्त बंद है। इसके बायस वहाँ की शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। अशिया फ़रोनोश की किल्लत हो गई है। ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मेडिकल बिल्कुल ऐसा ही है, अद्वियात, ईंधन वगैरह ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। इलाज की सहूलत वहाँ मैसर नहीं है और वहाँ सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं। अब KPK हुकूमत ने देखा तो है, वहाँ अपने नुमाइंदे भी भेजे हैं और वफाकी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन में है, सिक्योरिटी इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन में है कि किसी तरीके से हालात को नॉर्मलाइज किया जाए और वहाँ पर कोई जिरगे का इनकाद करके अमन ओमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। अब इसमें इस कोशिश में कितनी कामयाबी हासिल हुई है, इस वजह से आप देखें कराची में भी और भी कराची में डिफरेंट जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पारा चनार में जैसे खून बहा। अच्छा, ये बहुत पुराना डीप रूटेड मसला है और इस डीप रूटेड मसले की बहुत जहतें हैं, मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं, लेकिन आप देखें जो फ़िरका वाराना जो फसादात हैं वो भी वहाँ पर फूट पड़ते हैं और उसकी वजह से भी हालात वक्तन फ़वक्तन ख़राब होते दिखाई देते हैं। अब वो जो रोड है असल में पारा चनार जाने के लिए एक ही रोड है, गुजरगाह है। अब वो पूरी रोड को अगर सिक्योर कर लिया जाए, उसके दोनों तरफ
अगर वहाँ पर अमन जरगे Protest, मुनक्किद किए जाएं, क्योंकि देखें वहाँ पर जिरगा सिस्टम भी काफी एक्टिव है जी। तो जिरगे के साथ आप रिट ऑफ द गवर्नमेंट को भी इस्टेब्लिश करें तो फिर कहीं जाकर सूरत हाल बेहतर होती है, और बच्चे वहाँ पर बड़े मुतासर हुए। सर्दी के दिन है, अद्वियात की कमी है, दीगर अशिया, खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है। अब मुज़ाकरात तो होते ही हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं हो रहे हैं। मामलात हल होते हैं, हमने हिस्टोरिकली देखा वो हल होते मामलात कुछ वक्त के लिए टेम्परेरी होते हैं, सेटल हो जाते हैं, और उसके बाद फिर एक वेव आती है और उसमें लोगों की जानें जाती हैं, फायरिंग का तबादला एक दूसरे से होता है। तो इस मसले को कैसे यानी मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाएगा, और क्या कोशिशें केपी के हुकूमत कर रही है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शाहिद खटक साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और वजीर आला KPK के मुशीर भी हैं, फोकल पर्सन है। जी शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी शाहिद साहब थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें वक्त दिया। सर पहले तो बताएं कि पारा चिनार की ये सूरत हाल हम सब देख रहे हैं, मेडिसिन नहीं पहुंच रही, बच्चों को सफ़र करे, रास्ते बंद हैं, लेकिन रास्ते क्यों बंद हैं और क्यों नहीं खुल रहा? KPK गवर्नमेंट इसमें कर रही है, मदद कर रही है, क्या कोशिशें जारी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, पहले तो ये कि पारा चिनार का जो इशू है ये बड़े सीरियस नोयत का है। और जी देखिए, पारा चिनार और दीगर जो हमारे एक मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के जो हालात है उनकी, पारा चिनार की जो नोयत है वो थोड़ी चेंज है, क्योंकि पारा चिनार में सेक्टेरियन इशू है, वहाँ पर शिया सुन्नी का जो मेन इस वक्त इशू है। जी देखिए, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है और ये आज से नहीं है, ये बड़े जमाने से चलता आ रहा है। और इसमें 2-3 बुनियादी इश्यूज है वहाँ पे। एक दो ऐसे साइट्स हैं कि जिसके ऊपर क्लेम्स हैं, अहले तशय्युअ कहते हैं कि ये हमारी है, और अहले सुन्नत वल जमात जो सुन्नी है वो कहते हैं ये हमारी है। तो बुनियादी तौर पे उन्हीं इश्यूज के ऊपर वहाँ पे लड़ाई चलती रहती है। और इसके अलावा बॉर्डर की भी कुछ इश्यूज हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस हवाले से बड़ा ही सीरियस है, उन्होंने बड़े ही सीरियस इकदाम लिए हैं। अभी देखिए, रिसेंटली हमने हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे मेडिसिन वगैरह भेजी, वहाँ से हमने जख्मियों को शिफ्ट किया थ्रू हेलीकॉप्टर। और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो खुद गए वहाँ पे, वो जो जरगा है वहाँ का हमारे पख्तूनों का, वो जरगा अटेंड किया, वहाँ पे उनकी बातचीत की। और हमारी यही कोशिश है कि बातचीत के जरिए इन मसाइल को हल किया जाए। तो फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने यहाँ पे एपेक्स का जो इजलास है वो भी कॉल किया। उसमें चीफ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, शाहिद साहब, ये जो रिलीफ इमरजेंसी की मंजूरी दी थी वजीर आला ने, इसमें आप क्या समझते हैं? वो रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है? क्योंकि वो जो रास्ता है वही अभी तक नहीं खोला जा रहा है, और हम ये भी जी 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 बिल्कुल फिलहाल तो जितनी पॉसिबिलिटी थी वो पॉसिबल वेज जो वहाँ पे लोगों को रिलीफ के लिए इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश करी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। और इसके साथ साथ वहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए हमने मेडिसिन भेजे, वहाँ से जख्मियों की शिफ्ट किया। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जी देखिए, मोहसिन नकवी जब इधर आए तो इसी इशू के ऊपर अली अमीन गंडापुर को मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाना पड़ा, उनको रिसीव भी करना पड़ा और उनको उनके साथ बैठना भी पड़ा, जिसमें हमारे कारकुनान का उनको बड़े तनकीद का भी सामना करना पड़ा, उनके ऊपर तनकीद भी हुई। उसके बावजूद भी अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बड़ा सीरियस है इस इशू में एज ए चीफ मिनिस्टर की कि वो हुकूमत को लीड कर रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड जो इश्यूज है वो बड़े मुश्किल है और उसमें एक सीरियस एफर्ट की जरूरत है। ये जी देखिए, अमन की सूरत बेहतर करना ये सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, ये फेडरल गवर्नमेंट की ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि बॉर्डर कंट्रोल करना, दहशतगर्दी कंट्रोल करना ये सिक्योरिटी फोर्सेस का काम होता है। ये देखिए, पुलिस आपको रूटीन की क्राइम कंट्रोल करके दे सकती है, पुलिस आपको रूटीन के जो इश्यूज है वो आपको डील करके दे सकती है। इतने लार्ज, इतने बड़े लेवल पे जो इशू होता है ये पुलिस के भी कंट्रोल में नहीं होता। तो पाक फौज के साथ मिलकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें अपना भरपूर किरदार भी अदा कर रही है। और वहाँ की जो मकामी क़यादत है हमारे तहरीक इंसाफ की, वो भी इसमें अपना रोल शाहिद साहब, लेकिन ये भी बताइएगा कि इस वक्त नंबर ऑफ पीपल हु हैव डाइड उसका क्या नंबर है, डेथ टोल कहाँ तक पहुँच गया है? जी देखिए, मैं आपको 100% कंफर्म तो नहीं कर सकते चीजें, लेकिन जो आदाद शुमार सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी किए गए तो उसमें अब तक 122 शहादतें जो है वो वहाँ पे पारा चिनार में बिफोर 2-3 डेज हो चुकी थी। अल्लाह करे कि इसके आगे कोई भी जानी और माली नुकसान ना हुआ हो,
लेकिन वहाँ से एक्चुअल जो डेटा है वो इस तरह इकट्ठा करना फिर भी जो डेटा मुश्किल आपके है। पास है, कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है, अगर आप हमें बता सकें। और आपकी इवन देखें उसकी सूरत हाल की संगीनी तो यहाँ से पता चल रही है कि इत्तेहादी जो हैं MWM वाले, वो ये कह रहे हैं कि अगर अब हमने मुतालबात रख के अब हम तंग आ चुके हैं तो अब हम अलग होने की तरफ सोच रहे हैं आपके इत्तेहाद से, और एक बाकायदा तौर पर एहतजाज का लाया। और आज हमने देखा कि पूरे मुल्क में ही कराची में 6-7 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर धरना दिया जा रहा है और बहुत सूरत हाल खराब है वहाँ भी। जी देखिए, MWM जो है वो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। अल्लामा नासिर जो है वो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी का भी हिस्सा है, और कुरम से हमारा जो MNA है वो तहरीक इंसाफ की हिमायत से ही मुंतखब हुआ है। कुरम पड़ाचिनार में जो सबसे पॉपुलर जमात है वो तहरीक इंसाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इत्तेहाद में उनको टिकट दिया, वहाँ से उनका MNA इलेक्ट हुआ। तो वो इत्तेहाद की बातें बात में है, वो रूटीन की चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इस टाइम जो पड़ाचिनार का जो इशू है ये हमारे लिए बड़ा ही सीरियस है। तो भाई सर देखे ना आप, अब ये लोग सुन रहे होंगे आपको, आप फोकल पर्सन हैं, उसके बावजूद आपके पास हतमी डेटा मौजूद नहीं है। यानी आपकी रसाई उस तरीके से नहीं है कि आपके पास ये नहीं पता कि अमवात कितनी हुई है या शय खुरनोश की कितनी कमी है, कितनी ग्रेव सूरत हाल है, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, अद्वियात मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। तो इससे नजर आ रहा है मंजरनामा वहां का कि रसाई आप लोगों की भी नहीं है वहां। बिल्कुल जी, मैं इस बात को एडमिट भी कर रहा हूँ कि वहाँ जमीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता है। ये देखिए, आप इस इशू को अगर समझने की कोशिश करें कि ये रूटीन का तालिबानाइजेशन का इशू नहीं है, ये वहाँ पे रूटीन के जो इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल थी, ये रूटीन के नहीं है, वहाँ पे सेक्टेरियन इशू है वहाँ पे। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम ये 15-20 दिन पहले भी ये बात कर रहे थे सर, मसला ये है कि वो एक रोड है, उसमें पाकिस्तान की पूरी रिसोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज आपके साथ हैं, दहशत गर्दी से नबरदाजमा सिक्योरिटी फोर्सेज हम वक्त तैयार हैं, वफाकी हुकूमत है यहाँ पे, सूबाई हुकूमत है, लेकिन अब आप आज बैठ के हमसे कह रहे रोड नहीं खुल पा रही और उसका कोई लाएअमल भी नहीं आपके पास, कैसे नहीं हो पा रहा। आप इस इशू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये दहशतगर्दी का इशू होता तो इस सिक्योरिटी फोर्सेज, सूबाई हुकूमत, पुलिस मिल के इनके खिलाफ लड़ती। अगर वहाँ पे तालिबानाइजेशन का इशू होता तो सब मिल के लड़ते, लेकिन ये सेक्टेरियन इशू है, वहाँ पे मकामी आबादियां जो है वो आपस में लड़ रही हैं। तो जब मकामी आबादियां, दो मसलक के लोग इस टाइम आपस में लड़ रहे हैं, तो जी देखिए इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें लड़ने वाला कौन है, इसमें पुरअमन कौन है, किसके साथ आपने लड़ाई लड़नी है, किसके साथ आपने नेगोशिएट करना है। तो इसका जो हल है वो नेगोशिएशन है, बातचीत है। तो कैसे करेंगे बातचीत, आप तो समझ ही नहीं पा रहे ना, कैसे करेंगे बातचीत। आप तो यही कह रहे हैं, जब आपसे सवाल हो रहा है आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं कि कौन फायरिंग कर रहा है, कौन मर रहा है, कौन नहीं। तो देखिए सर, आप फोकल पर्सन है, आपसे हमने राब्ता इसीलिए किया जी, आप हल दें। मैं हल नहीं, आपको हल देना ना सर, आप अथॉरिटीज हैं, आपको मैंडेट दिया गया है जी। मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताएं अम जिरगे से मुतालिक बताइए, अम जिरगा कितना कारआमद हो सकता है इसमें, और अभी तक उस सिलसिले में क्या एफर्ट की गई है, क्या कोऑर्डिनेशन है आप? जी देखिए, अमन जरगे में चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए, उसमें पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब ने दोनों फरीकैन को राजी किया, दोनों का राजीनामे कराया। इवन बातचीत इस हद तक चली गई थी कि इन्होंने अपने मोर्चों से नीचे उतरना है, उसके बाद दूसरे फेज में वहाँ पे जो मोर्चे हैं जहाँ पे फायरिंग हो रही है उनको मसमसार करना है, उनको गिराना है, और हमने एक मुस्तकिल अमन की तरफ जाना है। तमाम फरीकैन उसके ऊपर राजी भी थे, उसमें बड़ी डेवलपमेंट भी हुई, उसमें हमारे जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस थे या जो हमारे मकामी वहाँ फौज की क़यादत थी वो इसमें मौजूद थी, और ये तमाम इश्यूज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और आपने 100% एफर्ट की। तो अभी भी वो एफर्ट जो है वो जारी है, और इंशाल्लाह होपफुली अच्छा शाहिद साहब ये भी बताइए कि इस पूरी सिचुएशन में केपी के सीएम थोड़ा लेट रिस्पांस मिला उनका, और उनकी अटेंशन कहीं और थी, क्या कहेंगे? जब देखिए इग्नाइट हुआ ना ये मामला, जब हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जब इग्नाइट हुआ मामला, सुने, जब इग्नाइट हुआ ये मामला और 30-35 लोग एकदम से मर गए, फायरिंग के वाकयात हुए और सारी चीजें, तो आप लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, मार्च कर रहे थे, और आप पर बड़ी तनकीद हुई। ना करें अब जितना पड़चिनार इशू पर अभी चीख रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2-2.5 साल से हो रहा है, क्या आपने प्रोग्राम रखा उसके ऊपर? क्या आपने उसके ऊपर बात की? क्या उन लोगों के साथ जो जुल्म हुआ वो जुल्म नहीं था? जो अभी हमारे कारकुनान को शहीद किया गया 11-12 को, क्या वो किसी के बेटे नहीं थे? तो आप चीजों को मिक्स ना करें। अच्छा चले सारी चीजें छोड़ देते हैं, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? चले सारी चीजें छोड़, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये रोड
कब तक खुल जाएगी ताकि आमद और रफ्त हो, ताकि मेडिसिन वहां पर पहुंचे, अशिया खुरोनोश पहुंचे, आपके वजीर आला खुद हेलीकॉप्टर से उनको ना जाना पड़े, हेलीकॉप्टर से जाके मीटिंग अटेंड करके हेलीकॉप्टर से वापस। तो इससे तो तासुर भी पूरे मुल्क के अवाम पर यह जा रहा है कि वहां तो यानी इसका मतलब अलग है, वो वहां आप जा भी नहीं सकते, वहां कोई नुमाइंदा रिपोर्ट नहीं कर सकता वहां से हमें। जी देखिए, अभी इस पहले फेज में हमारे 3 मिनिस्टर वहां पे गए पड़ाचीनार, वहां पे नेगोशिएट किया, वहां पे बातचीत हुई दोनों तरीके के साथ कि जी जंग जो है ये मसले का हल नहीं है, लड़ाई मसले का हल नहीं है, हम मेज के ऊपर बैठ के इन चीजों को डिस्कस करेंगे, जो इश्यूज है मकामी हम उसके हल की तरफ जाएं, क्योंकि उस तरह जी देखिए अभी एक जंगी सिचुएशन है, तो इसमें अगर मैं आपको इधर अभी प्रोडक्ट कर दूं कि जी कल से रास्ता खुल जाएगा और रास्ता ना खुले तो फिर भी आप अच्छा आप ये बताएं, ये आपके पास हतमी रिपोर्ट है कि ये सेक्टेरियन ही मामला होता रहता है वहां पर, लेकिन देखिए एक्सटर्नल भी कुछ फैक्टर्स हैं जो वहां अमल दखल उनका है। जरूर होंगे जी, देखिए वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीजों को भी डिग आउट करे कि जी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व है ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन जी देखिए अगर इंटरनल है या एक्सटर्नल है, मसला जंग का है और ये चूंकि मकामी इशू है तो ये जरगे के जरिए ही इसका सोल्यूशन होगा। अगर जरगे से ये ना इसकी सोल्यूशन जरगे से ना निकला तो आखिरी जो रास्ता बचता है वो डिस्प्लेसमेंट का है, क्या सब लोगों को बाहर निकालना होगा, उसके बाद सिर्फ पाक फौज सिक्योरिटी फोर्सेस और प्लस पुलिस वगैरह वहां पे जो कार्रवाई करनी होगी अमन अमान की बेहतरी के लिए, तो फिर वही रास्ता बचता है। लेकिन फिलहाल हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम निगोशिएट करें, हम जरगे के जरिए जो हमारी उम्मीद हम भी यही करते हैं और आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि वहां की सूरत हाल जाने, कोई हल अगर आपके पास है तो वो हम बताए लोगों को। अच्छा एक और चीज, मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं हो रही हैं और कल भी लोगों को सजाएं मिली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मिली है 9 मई के सिलसिले में, इस पर क्या मौक़िफ़ आपका है? आप कुछ चैलेंज करेंगे इसको या क्या कहते हैं आप इस पर? जी देखिए पहली बात तो ये कि बिल्कुल हम इसको चैलेंज करेंगे, हम कंसर्न हाई कोर्ट जाएंगे, इनके खिलाफ हम अपीलें करेंगे। ये देखिए एक शहरी का अगर किसी ने जुर्म किया है या कोई मुल्जिम है या मुजरिम है तो राइट टू फ्री ट्रायल या राइट टू जुडिशरी जो है ये बुनियादी आइन आपको हक देता है कि आप अपना फेयर ट्रायल कराएं, आप अदालत से जाएं, अपना केस तो वहां पे डिकीट करें, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल में ना हमें पता नहीं चला कि उसके तरीकेकार क्या था, हमारे वकीला को वहां पे एक्सेस नहीं था, अगर कोई वकील वहां पे गया भी तो चूंकि जो सुनने वाला था, जो जज सामने बैठा था, उसकी एक्सपर्टी यही नहीं थी कि देखिए आप अगर मुहिब्बुल वतन लोगों को आप ऐसी सजाएं देंगे कि जिससे नौजवानों के करियर को नुकसान होगा, जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। और तो एक और चीज वाजे कर दें, है, अगर आप बता सकते हैं इस बारे में, सिविल नाफरमानी की तहरीक आपकी जारी है अभी, मुज़ाकरात का क्या उसके बारे में भी अगर आप बता सकते हैं, आपके पास कोई इंसाइट है या पीटीआई की? अगर मुझे मिलिट्री ट्रायल का अगर कंप्लीट करने पे इस तरफ मैं आ जाऊंगा। जी कंप्लीट। देखिए सेम एफआईआर थी, उन्हीं एफआईआर में हमारे लोगों को 8-8, 9-9 साल 10-10 साल सजाई हुई, उन्हीं एफआईआर में नामजद लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो जो है वो बरी जिम्मा हो गए और उनको जो है कोई छूट मिल गई, उनके साथ कोई भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, उनको उन्हें एफआईआर से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जो डटे हुए अपने नजरिए के साथ, अपने लीडर के साथ, उनको 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल सजाई हो गई। और ये बात सिविल नाफरमानी की, देखिए सिविल डिसिप्लिन बुनियादी तौर पे हमारे जो मुतालिबात थे, 3 हमारे मुतालिबात थे। एक ये इमरान खान पार्टी की लीडरशिप, उनकी रिहाई, दूसरा हमारा चोरी शुदा मैंडेट, नंबर 3 मुल्क में आईन और कानून की बहाली, जिससे अभी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो भी इसमें शामिल है हमारे मुतालिबात में। कि देखिए 9 मई का जो वाक़या हुआ हमारा अलग ही मौक़िफ़ था, हम चाह रहे थे कि इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आए, तमाम हक़ाइक़ सामने आए कि अगर इसमें तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन, तहरीक इंसाफ का कोई लीडर वो इन्वॉल्व हो तो बिल्कुल आप उसको सजा दे। लेकिन अगर एक प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग बस इस सूरत हाल में मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, आप क्या कहते हैं? तो वक्त हमारे पास कम है, इस सूरत हाल में मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे आपके? कि देखिए मुज़ाकरात के हवाले से हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, हम मुज़ाकरात के ऊपर यकीन करने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं कि एक बहुत सारे मुज़ाकरात मुल्क के अंदर हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, आपकी इस्लामिकल स्टेबिलिटी आएगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी इस्लामिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी। इस टाइम जो इंटरनेशनल प्रेशर हुकूमत के ऊपर आया हुआ है तो उनकी भी मजबूरी बन गई है पिछले 2-2.5 साल से
कोई हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अभी मिन्नतें तरले हो रही है इमरान खान की। तो मुज़ाकरात तो अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, मुज़ाकरात अच्छे हो या बुरे हो, मुज़ाकरात होने चाहिए। बिल्कुल जी। शाहिद खटक साहब MNA PTI, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यही सूरत हाल है जो वो कह रहे हैं जी बिल्कुल। तो एक छोटी सी ब्रेक पे जाते, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी नाजरीन, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कुछ वेदर की सदाएं बुलंद पाकिस्तान। हो रही है पीछे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मौसम। अच्छा जी, तो मौसम की हम आपको अपडेट देते हैं, वेदर अपडेट्स के मुख्तलिफ शहरों में मुल्क के क्या दर्जा हरारत रहा है और कहाँ बढ़ने के इम्कानात है दर्जा हरारत। सर्दी इतनी बढ़ती जा रही है कि पानी में हाथ डालना दुश्वार हो गया है बगैर गीजर के। और गीजर चले कैसे? गैस नहीं है। और मगर बिजली से पानी गीजर कहाँ चलाना से आया मुश्किल आपके काम है। पास, ये तो पहले हाँ, बताइए। क्या बात है, पानी कहाँ से आया? पानी अच्छा, मुश्किल है। आ गया। अच्छा जी, कराची की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड डे में रिकॉर्ड किया गया और 13 डिग्री सेंटीग्रेड रात के औकात में सनी है फेयरली। कराची में या हैदराबाद में 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और 9 है। अच्छा, काफी फर्क है रात के औकात में, हैदराबाद में ज्यादा ठंड है, ज्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिल्कुल जी। क्वेटा की अगर बात की जाए तो 11 डिग्री सेंटीग्रेड इन द डे एंड -6 पे बात चली गई है ज़ुहैब। क्वेटा में बहुत ठंड है, बहुत ठंड हो रही है, सनी क्वेटा भी में। है। आगे बढ़ते हैं, मुल्तान में 21 डिग्री सेंटीग्रेड है दर्जा हरारत और दिन के औकात में दोपहर के वक्त एक्सट्रीम ये जाएगा और 5 डिग्रीज डिप करेगा, दर्जा हरारत 5 डिग्री पर जाएगा। रात के औकात में शदीद सर्दी है जी। फैसलाबाद की अगर बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड डे में है, पार्शली क्लाउडी एंड पार्शली सनी है और 8 डिग्री सेंटीग्रेड इन द नाइट टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर में 17 डिग्री है और 10 डिग्रीज है रात के औकात में। बादल लाहौर में है, यानी धूप नजर नहीं आ रही है, तो क्लाउडी और बारिश भी हो रही है। बारिश भी हो रही है, ये भी खबरें आई हैं। क्लाउडी है, देखें आप, क्लाउडी है तो फिर मतलब बारिश भी हो रही होगी और बारिश ठंड में होना मतलब और ठंड बढ़ जाएगी। इस्लामाबाद की बात करें तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड इन द डे एंड 8 डिग्री सेंटीग्रेड इन द नाइट और पार्शली सनी है, पार्शली क्लाउडी है। मजे का वेदर है। पेशावर में 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड रात के औकात में है। बादल और सूरज दोनों हैं यहाँ पर। तो ये पेशावर की सूरत है। आगे मुजफ्फराबाद में चले तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड इन द डे, यानी जो इस्लामाबाद के औकात में हमारा और है तो वो यहाँ पे, और -3 पे जा डिग्री सेंटीग्रेड इन द नाइट, पार्शली क्लाउडी और थोड़ा सनी भी है। मुजफ्फराबाद ये स्कर्दू में ओहो तो प्लस में कुछ है ही नहीं। स्कर्दू माइनस है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है जनाब, -1 डिग्री है दोपहर के वक्त, यानी जब आप दोपहर में निकल रहे हैं तो -1 में, और फिर अगर रात में तो निकलने का कोई सोच भी नहीं सकता है। -5 पे है बादल। और देखिए, आपको पता है ना, मौसम की जहाँ बात होती है वहाँ शायरी भी दिलों में आ जाती है। ऐसी है जब यानी जो शोरा है, मौसम की रुत बदलती है या फिर मौसम अच्छा होता है, सुहाना होता है, तो शायरों में भी वो एक उमंग सी जागती है और उनके दिल का मौसम भी चेंज होता है, सबका है ना, चेंज होता है। तो हम बात कर रहे हैं अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की। हम कुछ बात करेंगे जिनकी शायरी से लोगों ने, यानी आप देखें ना कि पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं और अभी तक उनकी शायरी लोग पढ़ते हैं, महसूस होते हैं। तो मिर्जा गालिब की शायरी की जब बात हो रही है तो हम भी, वैसे तो हम कुछ ट्रिब्यूट भी हमने पेश करना है, लेकिन मुझे कुछ शेर याद आ रहे हैं कि सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, और रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। बिल्कुल जी। 226th बर्थडे पर एक हमारी टीम ने पैकेज बनाया है मिर्जा गालिब साहब के ऊपर, प्लीज देखिए। हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। उर्दू जबान के अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की 226वीं सालगिरह। मिर्जा गालिब उर्दू शायरी का ऐसा असासा जो सारी जिंदगी खर्च करने पर भी खत्म ना होगा। गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। उन्होंने कमसिनी ही में शायरी का आगाज कर दिया। गालिब की शायरी के मुनफरिद अंदाज को उस वक्त के शोरा ने तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि गालिब आरिफ है।
جس کی شاعری ہر زمانے اور ہر نسل کے لیے ہے۔ غالب کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کی گہرائی کو سمجھتے اور بڑی سادگی سے اپنے اشعار میں بیان کر دیتے تھے۔ گویا غالب وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے اردو شاعری کو ذہن عطا کیا۔ غالب سے پہلے کی اردو شاعری دل و نگاہ کے معاملات تک محدود تھی۔ غالب نے اس شاعری میں فکر اور سوالات کی آمیزش کر کے اسے دو آتشہ بنا دیا۔ اگرچہ نثر کے میدان میں غالب نے کوئی فن پارہ تخلیق نہیں کیا، لیکن غالب کے خطوط اپنے لب و لہجے، انداز بیاں اور لفظوں کے انتخاب کا وہ شاندار سرمایہ ثابت ہوئے جسے ان کے انتقال کے بعد یکجا کیا جا سکا۔ مرزا غالب اگرچہ 15 فروری 1869 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن جب تک اردو زبان اور اس کے چاہنے والے زندہ ہیں، غالب کا نام رہتی دنیا تک غالب رہے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، غالب رہے۔ فکر اور سوال پہ انہوں نے شاعری کی۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں فوڈی فرائیڈے کی طرف۔ فوڈی فرائیڈے میں آج کیا ہے ہماری ٹیم بتائے گی۔ ہری پیاز منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے۔ ہری پیاز جگر کے لیے بھی فائدہ مند ہے، داغ دھبوں اور دانوں سے محفوظ رکھتی ہے، معدے کی جلن سے آرام ملتا ہے، دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ ہری پیاز آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ سبزی ہر طرح کی موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، پھیپھڑوں کو صحت مند بناتی ہے، شوگر میں کمی لاتی ہے، بڑی آنت کے سرطان سے محفوظ رکھتی ہے اور ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ دیکھیں، ہری پیاز کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سے وہ پیاز والی اسمیل نہیں آتی، بٹ اسٹل انین، یو نو، اینڈ اٹس ویری گڈ فار ہیلتھ۔ فوائد ہم نے دکھائی دی آپ کو۔ بالکل۔ ایک بریک لینا ہے، اس کے بعد ہم سوشل میڈیا کے بڑھتے رجحانات کی بات کریں گے، اس کے نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، اس پر بات ہوگی۔ بالکل جی، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اب کچھ بات کرتے ہیں، آج کا جو ہمارا ایشو ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بڑا اہم، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ موضوع موجودہ دور کا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر روزمرہ زندگی کی ہر چھوٹی بڑی ایکٹیویٹی کو شیئر کرنے کی۔ یہ شوق جو ہے اب جنون کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کیا کھانا کھایا ہے، شادی کی تقریب کیسی ہے، اس احوال سے لے کر اب تو معاملہ یہاں تک آن پہنچا ہے کہ لوگوں کی ذاتی زندگیاں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اے آئی کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے غلط منسوب کر کے لوگوں کو، شخصیات کو ڈیفیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اس کو باریک بینی سے اگر جائزہ اس کا لیا جائے تو اس پہ کسی حد تک قصور سوشل میڈیا کے حد سے بڑھتے استعمال کا بھی ہے، اور اس میں جو پیسہ انوالو ہو گیا ہے، جی ارننگ جو انوالو ہو گئی ہے، یہ لوگوں کو ڈرائیو کرتی ہے کہ وہ نئی سے نئی چیزیں، اور فالوورز کتنے ہیں، لائکس کتنے ہیں، خیال رکھے بغیر۔ جی بالکل، شیئرز کتنے ہیں۔ ڈاکٹر نبیہ علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر نبیہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ would it be safe to say کہ بھائی دو زندگیاں ہم جی رہے ہیں آج کل کے دور میں، ایک جو آن لائن ہے، جو ہم بڑا ایک بناتے ہیں کہ ہماری یہ گاڑی ہے تو یہ لائف سٹائل ہے، اور اصل میں ہماری زندگی کچھ اور ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سرمت، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے خاص اور اہم موضوع پہ بولنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ظاہر ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید دور ہے، سوشل میڈیا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کا اس طرح کا بے دریغ اور غلط استعمال غلط ہے کہ جس میں آپ ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے موبائل فون کے ساتھ اٹیچ ہے۔ مختلف قسم کی ایپس ہیں جہاں پر جا کر آپ صرف شو بازی کے لیے یا اپنی ذات کی تسکین کے لیے یا اپنی دماغی تسکین کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا لائف سٹائل کیا ہے، ہمارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے بنگلے ہیں، ہمارے گھر میں کیا کیا ہیں۔ دیکھیں، پہلے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ آج سے پہلے اگر 10 سال پہلے بھی آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لایا جاتا تھا۔ یہ جس طرح سے جدید ٹیکنالوجی سے انسان جو ہے وہ آراستہ ہو رہا ہے، یہ ذہنی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ذہنی طور پر لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ بہت آسان کام ہے آپ کے پاس کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ سارے گھر میں جو ہے وہ ولاگنگ کرتے رہیں،
फैमिली व्लॉगिंग का रुझान बहुत बढ़ चुका है पाकिस्तान में। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में है और कहीं आप इस तरह की फैमिली व्लॉगिंग जो है वो पूरी दुनिया में नहीं देखेंगे। दुनिया भर के लोग जो है वो अपनी फैमिलीज को, अपने रिश्तों को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि एआई का दौर है। किसी भी वक्त आपकी किसी भी पर्सनैलिटी को, आपके किसी भी घर के ताल्लुक वाले को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जाहिर है जितना आप अपने घर वालों की चीजों को, अपने आप को हाईलाइट करेंगे, उतना ही फिर चोरी डकैती की वारदातें भी बढ़ेंगी। और फिर एक ऐसे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के, जहाँ पे हमारे पास सोर्सेस भी नहीं है, हमारे पास इतना जो है वो पैसा भी नहीं है कि जहाँ पैसे का इतना लालच करते हुए शोबाजी कर रहे हैं। नबिया, ये भी बताइए कितना जरूरी है पेरेंट्स के लिए ये सुनना कि आप अपनी जब बच्चों की कौन से वो पार्क जाता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी हमारी घर की एक्टिविटीज है, कितना जरूरी है पेरेंट्स के लिए ये रियलाइज करना कि दिस इज सो बैड फॉर आवर सिक्योरिटी, देयर सिक्योरिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन। देखिए सरवत, ये सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वालिदैन ने सिखाना है और बताना है कि हमारे बच्चे, और खुद भी ये समझना है कि हमारे बच्चे जिस मर्जी स्कूल में पढ़ते हैं, ये स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कूल जो है वो ये नहीं है कि आप कितनी ज्यादा फीस जमा करवा रहे हैं, इस स्कूल का कितना बड़ा नाम है, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो आपने स्टैंडर्ड डेवलप कर लिया कि सारे जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो इस स्कूल में जाते हैं तो मेरा बच्चा भी इस स्कूल में जाता है तो ये मेरा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मकसद हम नहीं समझे, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग का मतलब हम नहीं समझे। हमने स्टैंडर्ड्स बना लिए ब्रांड को कि मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रांड नेम्स हैं वो अगर हमारे साथ अटैच हो जाएंगे तो हम ब्रांड हो जाएंगे, अगर मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हम पहन लेंगे नहीं। और सेकेंडली नबिया, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो अगले की पर्सनल बाउंड्रीज हो, वो हम क्रॉस करें। और फिर एआई से बड़ी इनअप्रोप्रिएट कुछ वीडियोस भी हमने देखी हैं जो एआई की मदद से लोग बना रहे हैं, किया जा रहा है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये जो एआई के जरिए अभी वीडियोस जो वायरल हो रही हैं रोनाल्डो की, और आपने देखा है कि वो किस तरीके से बनाई गई है कि उसमें बैक पर जो है वो खाना काबा नजर आ रहा है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। देखें, ये हमारे एहसास और जज्बात मजरूह करने वाली बात है कि एक ऐसी शख्सियत है कि ठीक है दुनिया भर में लोग उसे जानते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि आप उसे कभी खाना काबा में और कभी जो है वो मस्जिद नबवी के सहन में जो है वो इस तरह से एआई के जरिए दिखाएं। एआई तो कुछ भी कर सकती है। इस वक्त आपको, मुझे, हम सबको जो है वो कहीं पर भी खड़े करके जो है वो एआई के जरिए जो है प्रिटेंड किया जा सकता है। और देखिए लोगों के अफेयर्स, लोगों की शादियां करा दी। अभी हमने देखा रिसेंटली भी एक स्कैंडल आया कि शादी हो गई जी और वो हुई। एक और चीज मुझे बताइएगा, यानी अब ये क्या ट्रेंड, यानी ये साइकोलॉजिकल डिजीज आप इसको कहेंगी बाकायदा तौर पे, कि पहले कहा जाता है, वो एक थी ना कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो अब बदनामी को नाम बनाने का जो है वो रास्ता इख्तियार किया जा रहा है उस तरफ। तो क्या समझते हैं, लाइक्स के चक्कर में? बस लाइक्स का चक्कर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये साथ से कंपनी का शिकार जो लोग हैं ना, जिन्होंने अपनी हर चीज जो है वो लोगों के साथ शेयर करके उनसे व्यूज लेने हैं, उनसे पूछना है कि वो कैसे लग रहे हैं, उनसे पूछना है कि वो कैसे दिख रहे हैं, उनसे पूछना है कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो उनको कैसा लग रहा है। ये वो लोग हैं, ये ज़हनी बीमारियां हैं। नबिया, इसका हल क्या है? ये मसले तो हम सब गुजर रहे हैं और रोज गुजरते हैं, लेकिन इसका हल क्या है? इसको कैसे, हेल्थ वाइज भी, मेंटल हेल्थ भी इसमें कितनी अफेक्ट होती है? बच्चों की स्पाइन के इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास, क्या हल बताती है? देखिए, हल एक ही है कि मौला अली का कौल है कि अपनी खुशी को, अपने पैसे को और अपने घर वालों को, यानी कि अपनी जो आपकी आल औलाद है, इससे लोगों से बचाओ ताकि तुम हसद का शिकार ना हो सको। तो अगर हमने लोगों को इसी तरह दिखा दिखा के उन्हें अपना हासिद बनाना है, उन्हें अपना दुश्मन बनाना है, तो फिर यही होगा जो आजकल के जो है वो हमारे यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है। फिर यही होगा कि पैसे की नुमाइश करने के बाद जो है वो चोर डकैत आपके घर में घुसेंगे और या फिर आप पर मुकदमात जो है वो बना दिए जाएंगे और किसी ना किसी तरीके से पैसा हथियाने की आपसे जो है वो कोशिश की जाएगी। और नबिया, इसमें आपका फैमिली लाइफ कितनी मुतासिर हो रही है, ये भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हस्बैंड और वाइफ के ताल्लुकात, बच्चों की अपनी माँ के साथ ताल्लुकात, अपने वालिद के साथ ताल्लुकात, बैठ के बात ही नहीं हो रही है, सेंस ऑफ फैमिली नहीं है जी। ये पर्सनल होता है, ये नहीं दिखाना चाहिए। और इस तरह से समझ आती है कि आप कितने ज्यादा जो है वो ज़हनी फलक 4 में हैं, इंतजार में हैं, या आपके मामला जो है वो इतने खराब हैं कि आप ज़हनी तौर पर जो है वो खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको लोगों को दिखा के खुशी मिल रही है। तो ये प्लेयर हासिल करने का एक बहाना है और मैं ये समझती हूँ कि ये इंतहाई गलत हम तरफ जा रहे हैं
पूरी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कर रही है और वाहिद कंट्री यानी आप कहीं ना कहीं मुतमईन नहीं है अपनी फैमिली लाइफ से, ऐसा ही है ना कि आप दीगर जराए ढूंढ रहे हैं अपने आप को? नार्सिसिस्टिक सेंस है ये कि आपको अप्रूवल और वैलिडेशन चाहिए कॉन्स्टेंटली। जी नबिया, जी जी नबिया फरमाइए। जी जी आपकी बात। देखिए सोशल मीडिया, जैसे नबिया ने कहा कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी है, उसके पॉजिटिव भी है, बट एट द सेम टाइम उस बैलेंस को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एज पेरेंट्स, घर वाले लोग जो हैं वो बच्चों को ख़ास तौर पे, और आप ये देखें अब तो ऐसे गेम्स आ गए हैं जहाँ पे वो जो AI एक हुआ केस जहाँ AI के कैरेक्टर ने एक बच्चे को बोला कि आप अपने पेरेंट्स को मार दें। उसने इतना उसको मेंटली इन्फ्लुएंस किया उस AI कैरेक्टर ने इस गेम में कि वो बच्चे ने अपने माँ बाप को कत्ल कर दिया। नाउ ऑब्वियसली उसका ट्रायल हुआ। बिल्कुल है जिनके ऊपर पाबंदी भी लगी है बहुत सी जगहों पर क्योंकि उसके असरात। अच्छा, इसमें जो पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, नबिया से हमारा राब्ता हो तो इसकी भी हम बात करेंगे कि ये कितना यानी इन मामलात को मोटिवेशन मिलती है कि आप अपने घर के मामलात आगे दिखा रहे हैं लोगों को, आपकी वाइफ के साथ आपके ताल्लुकात क्या हैं, घर में क्या बना रहे हैं, बेटे के साथ कैसे। अच्छा, एक तो ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करें, दूसरा ये भी इसका नतीजे निकल रहे हैं कि बेटा अलग लगा हुआ है मोबाइल पर, बिल्कुल वो अपने बाप से बात ही नहीं कर रहा कि उसको क्या चाहिए, उसकी अगर कोई अंदर महरूमी है तो उसको बयान करना, या फिर वाइफ अपने शौहर के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार रही है अगर उसको मिल रहा है, एक ही घर में है लेकिन वाइफ अलग मोबाइल पर लगी हुई है और रिलेशनशिप्स बिल्कुल आपके मुतासिर हो रहे हैं इससे। और अच्छा, फिर मोटिवेशन क्यों ना मिले सरवत, इसमें ये भी है ना कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को देख रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है और रोजगार भी कोई इतना उसका नहीं है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर गलत किस्म की वो वीडियो। नबी आप हमारे साथ ही ये कहिएगा, हम पैसे के इस्तेमाल, पैसा की जो इन्वॉल्वमेंट है कितना इस मसले को खराब कर रहा है? क्योंकि आप देखें ना कि मोटिवेशन तो लोगों को मिलती है कि एक ऐसा शख्स जो कि बिल्कुल बेकार है, उसने तालीम भी हासिल नहीं की है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके उसके पास गाड़ियां भी आ गई हैं, ओवरनाइट उसने बंगला भी ले लिया है, तो लोग कहते हैं ठीक है भाई यही रास्ता है तो हम भी यही इख्तियार करते हैं। देखिए बात तो यही है ना कि जहां अच्छाई है इस चीज़ की वहाँ बुराई भी है। अब अच्छी अगर हम बातें सोचें तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत है, रिप्रेजेंटेशन बहुत है, लेकिन एट द सेम टाइम जब जो जैसे आपने कहा कि मियाँ अलग फ़ोन पे लाइक कर रहे हैं रैंडम पोस्ट को, बेगम जो है वो कुछ और फील कर रही है, बच्चा कुछ और फील कर रहा है। जी अच्छा, बस ये अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो ये बताइए कि हमने पैसे की जो इन्वॉल्वमेंट है इससे लोग तो मोटिवेट होते हैं ना एक ऐसे शख्स को देखकर जो बिल्कुल बेकार है, तालीम में नहीं है, कोई क्राफ्ट भी उसके पास नहीं है, लेकिन वाहियात किस्म की वीडियोस डाल के वो गाड़ी वगैरह सब कुछ ले लेता है, तो उसी से मुतासिर होंगे लोग फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये आपने 100% जो है वो ठीक बात की है कि ऐसे लोग जो तालीम याफ्ता नहीं है या उन्हें शऊर नहीं है या मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो किसी भी तरह से जो है वो अपने आप को सही क्रेडिबल नहीं तस्वुर कर सकते हैं, ऐसे लोग जो है वो पकड़ते हैं मोबाइल फोन और वहाँ पर जो है वो आके लाइव आ रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, लोग उससे जो इंस्पायर हो रहे हैं। और ये सारी चीजें इतनी बढ़ चुकी हैं हमारे माशरे में, इतनी ऐप्स आ चुकी हैं, अगर आप सिर्फ टिकटॉक को ही देख लें तो लोग उस पर लाइव आके न जाने किस किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। जिस मुल्क में पैसा कमाने का जरिया जो है वो गलत तरीके कार बन जाए, वहाँ पर आप अपनी नौजवान नस्ल को इस काबिल नहीं बना सकते कि फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा या फिर कोई जो है वो शुजात और जो है वो हम भूल ही जाए। नबिया आपने बहुत अच्छी बात की कि इससे आगे बढ़ने वाली नस्ल, आप कराची आए तो स्टूडियोज में आपको दावत देंगे, फिर बैठकर बात होगी जरा तफसील तौर पर इसमें। बिल्कुल जी, मंडे को एक बार फिर मैं और ज़ुहैब आपके सामने होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ लवली वीकेंड। टेक केयर। खुदा हाफिज़।